नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत हम मॉड्यूल 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसमें जो 22 और 23 नंबर पार्ट है वो व्यापार से संबंधित है। 22 नंबर पार्ट का शीर्षक था आंतरिक व्यापार, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट 23, जिसका शीर्षक है बाह्य व्यापार, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 24 जो है उपभोक्ता संरक्षण। तो आज हमने जो बात पिछले वीडियो में की थी, पार्ट 23 हम शुरू कर चुके हैं, जिसका कि शीर्षक है बाह्य व्यापार। इसमें हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी, सबसे पहले हमने जाना था कि बाह्य व्यापार का अर्थ क्या होता है। किस चीज़ से हम बताते हैं कि बाह्य व्यापार है? जब हम व्यापार अपनी देश की सीमाओं के बाहर करते हैं, ठीक है ना। मतलब हम सामान बनाएं, माल तैयार करें और उसको विदेश में बेचें ले जाके, या फिर विदेश में तैयार माल को अपने घर में लाके अपने देश में लाके बेचें, वो सब बाह्य व्यापार है, ठीक है। जब हम यहाँ से बाहर भेजते हैं माल को, अपने देश से बाहर अगर माल जा रहा है उसको निर्यात बोलते हैं। बाहर से जब यहाँ आता है तो उसको आयात बोलते हैं। बाह्य व्यापार के प्रकार में हमने आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने बाह्य व्यापार का महत्व जाना था कि किस प्रकार से बाह्य व्यापार हमारे आर्थिकी के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो हमारे देश में नहीं उपलब्ध हो सकती, या उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हो सकती है, हमारे पास हो सकता है वैसा स्पेशलाइजेशन ना हो, तो हम ऐसी चीज़ें बाहर से ले लेते हैं। और दूसरे देश जिनके पास वो जो सामान हमारे यहाँ बन रहा है उनके यहाँ नहीं बन पाएगा, या उनके पास वो संसाधन नहीं है, तो वो सामान वो हमसे खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य व्यापार विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। फिर हमने पढ़ा था कि बाह्य व्यापार की कठिनाइयाँ क्या हैं, क्यों, किन किन कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता है जब हम बाह्य व्यापार के लिए जाते हैं। हम अगर बाहर से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो हमको किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये हमने जानना था। तो ये आप देख रहे हैं दुनिया का एक तरह से नक्शा है। तो इस नक्शे में आप देख रहे हैं अलग अलग देश हैं। तो हम अपने देश से, जो भारत देश है, यहाँ से अगर किसी दूसरे देश में माल भेज रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए USA में माल भेज रहे हैं, अमेरिका तक माल पहुँचा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये बाह्य व्यापार होता है, ठीक है ना। जब हम भेज रहे हैं माल तो इसको बोलते हैं निर्यात, और जब हम अमेरिका से कोई माल मंगा के अपने देश में उपयोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं आयात, ठीक है ना। एक होता है निर्यात और एक होता है आयात, एक है एक्सपोर्ट और एक है इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। जो बाह्य व्यापार होता है वो अधिकांशतः, जो उसका मेजॉरिटी वाला पोर्शन है, वो समुद्र के रास्ते से किया जाता है, जिसमें कि ये बड़े बड़े जो इस प्रकार के जहाज़ होते हैं, ठीक है ना, मालवाहक जहाज़ उनको बोलते हैं, वो हम ले जाते हैं, ठीक है ना। इनके माध्यम से हम सामान, इन कंटेनर्स में, जो कंटेनर आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, बहुत बड़े कंटेनर्स होते हैं। ये जहाज़ बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर जो कंटेनर्स हैं, इसमें सामान रख कर एक देश से दूसरे देश जाता है, ठीक है ना। और इसको लादने का काम कंटेनर्स को वो इस तरीके की बंदरगाह पर होता है, ठीक है ना। ये बंदरगाह है, यहाँ पर इस तरफ जहाज़ आते हैं, और ये जो लिफ्ट आप देख रहे हैं, ये क्रेन्स हैं, इनकी सहायता से आप ये जो कंटेनर्स यहाँ रखे हुए हैं, इनको उन शिप्स पर या उन जहाज़ों पर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये कंटेनर्स यहाँ तक रोड के माध्यम से पहुँचते हैं। जो रोड्स हैं ना, ये अलग अलग शहरों से यहाँ तक आती हैं, कंटेनर्स में सामान लाती हैं, जो अलग अलग शहरों में होता है, बंदरगाह तक पहुँचता है। बंदरगाह से वो माल या तो बाहर जाता है, या फिर बाहर से आने वाला माल यहाँ अनलोड होता है, यहाँ पे उसको उतारते हैं और फिर उससे अपने देश में जहाँ पर भी भेजना है उसको भेज देते हैं, ठीक है ना। दोनों उल्टे काम हैं। निर्यात में तो आप माल भेजते हैं अपने देश से बनाकर, और आयात में आप दूसरे देश से माल अपने देश में मंगाते हैं, ठीक है। आज का वीडियो शुरू करें, आज की पढ़ाई शुरू करें, उससे पहले मैं आपके साथ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूं। आप अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे को इस इंस्टाग्राम ID पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे 6 बजे से 7 बजे के बीच शाम को इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो।
आज हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है विदेशी व्यापार में मध्यस्थ का। मध्यस्थ की बात हम कई बार कर चुके हैं। जैसे आंतरिक व्यापार होता है उसमें भी मध्यस्थों का उपयोग किया जाता है, जो कि थोक और फुटकर व्यापारी के रूप में आपके पास तक माल उत्पादक से पहुंचाते हैं। ठीक है ना। थोक और फुटकर व्यापारी मध्यस्थ का काम करते थे, जो कैसा व्यापार था, जो आंतरिक व्यापार था उसमें। ठीक है ना। विदेशी व्यापार में भी इसी प्रकार के मध्यस्थ होते हैं, जो कि माल को आपके पास से दूसरे देश तक पहुंचाने में या फिर दूसरे देश से माल आप तक पहुंचाने में, ठीक है ना, मददगार होते हैं। वो बिचौली का काम करते हैं, मध्यस्थ होते हैं। कौन कौन से ऐसे मध्यस्थ होते हैं? सबसे पहला मध्यस्थ होता है इंडेंट हाउस, ठीक है ना, या इंडेंट फर्म। तो ये क्या काम करते हैं? ये आयातक और निर्यातक को अन्य निर्देशों सहित माल भेजने और माल प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है ना। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर्स हैं उनको माल भेजने में और माल बाहर से मंगाने में ये उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। आयातक वो हैं जो माल विदेशों से मंगाते हैं और निर्यातक वो हैं जो माल तैयार कर विदेशों में बेचते हैं। ठीक है ना, बाहर भेजते हैं। तो उनको मदद करने के लिए इंडेंट हाउस काम करते हैं। अगला है निर्यात गृह, यानी कि एक्सपोर्ट हाउस। तो ये क्या होते हैं? ये संगठन निर्यात को बढ़ावा देने की क्रियाओं में संलग्न रहते हैं अधिकतर। ठीक है ना। ये जो इस प्रकार के जो संगठन होते हैं वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी क्रियाओं में ये संलग्न होते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये निर्यातकों की मदद करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ जो तैयार माल है वो विदेशों में जाए। जब विदेशों में माल हम यहाँ से भेजेंगे तो हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है ना। विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो उससे हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो स्पेशलिस्ट जो एजेंसीज़ हैं वो गवर्नमेंट ने बना रखी हैं, जैसे कि राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम। इनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे राज्य व्यापार निगम है, ये अधिकतर कपड़े इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनके एक्सपोर्ट में मदद करता है। ऐसे ही खनिज और धातु व्यापार निगम क्या करता है? MMTC, वो जो मेटल्स हैं उनके जो खनिज हैं, जो धातुएं हैं, उनके व्यापार में मदद करता है। ठीक है ना। ऐसे ही हस्तकला और हस्तकरघा निर्यात निगम में जो हाथ से बुने हुए कपड़े हैं, ठीक है ना, उनके ये हाथ से बने हुए कपड़े या हाथ से बनी हुई मूर्तियाँ, ठीक है ना, बहुत प्रकार की जो वस्तुएं बनती हैं हाथ से बनी हुई हस्तकला वाली, उनके काम आता है। और केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम क्या है? कुटीर उद्योग कहते हैं बहुत जो छोटे उद्योग होते हैं, जैसे गाँव में बहुत छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, उनका जो माल है एक्सपोर्ट अगर वो करना चाहें उसको मदद करने के लिए केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम होता है। ठीक है ना। तो एक मध्यस्थ ये हो गया निर्यात गृह। अगला जो है वो है माल लदाने वाले एजेंट। अब माल लदाना कहाँ पे काम आएगा? जबकि आप माल विदेश भेजना चाह रहे हो। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप अपनी फैक्ट्री में माल बनाओगे, उसको कंटेनर्स में भर के कहाँ तक पहुँचा दोगे? बंदरगाह तक पहुँचा दोगे। बंदरगाह पर जो माल को जहाज़ तक लदाने का काम है, ठीक है ना, निर्यातक की ओर से जहाज़ में माल लदाने से संबंधित सभी कार्रवाई पूरी करते हैं कौन? माल लदाने वाले एजेंट। ये एजेंट्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये भी एक मध्यस्थ होते हैं। ऐसे ही माल छुड़ाने वाले एजेंट, ये कहाँ काम आएंगे? जब आयात कर रहे हो आप, माल बाहर से मंगा रहे हो तो उसको आपको बंदरगाह से माल को छुड़ाना पड़ता है। ठीक है ना। तो माल छुड़ाने वाले जो एजेंट होते हैं वो आयातक की ओर से कार्य करते हैं और वो जो गंतव्य बंदरगाह है वहाँ पर माल को छुड़ाने संबंधित समस्त कार्रवाई करते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर माल आपका उतर रहा है उस बंदरगाह पर। ठीक है। तो ये हो गए दो प्रकार के एजेंट, माल लगाने वाले और माल छुड़ाने वाले। अगली है जहाजी कंपनी। जहाजी कंपनी से आप समझ ही गए होंगे, ये वो कंपनी है जो कि आपसे किराया लेकर आपके माल को ढोती है और माल को जिस देश तक आपको पहुंचाना है सुपुर्दगी तक, वहां तक वो जो माल है उसकी सुपुर्दगी आयातक को करती है। जिसने माल आपसे ख़रीदा है वो आयातक है। ठीक है ना। तो वहाँ तक उस माल को पहुँचाने का काम जहाजी कंपनी का होता है। अगली है बीमा कंपनी। ये क्या करती है? ये भी विदेशी व्यापार में सहायता करती है। निर्यातक के गोदाम से लेकर, ठीक है ना, जो आपका गोदाम है, मान लीजिए आप एक एक्सपोर्टर हो, तो जो आपका गोदाम है वहाँ से लेके आयातक के गोदाम तक माल पहुँचने तक जो जोखिम है, हो सकता है जहाज कहीं टकरा जाए, कहीं आपका माल डैमेज हो जाए, तो जो जितने रिस्क हैं आपके उन सब से जो होने वाले नुकसान है उस रिस्क से, उसकी क्षतिपूर्ति, उसका कंपनसेट करने का जो दायित्व है वो बीमा कंपनी का होता है। हमने पहले पढ़ा था हाई स्कूल में कि बीमा के माध्यम से आप अपना जो रिस्क होता है, अपना जोखिम होता है, उसको बीमा कंपनी के साथ बांट लेते हो। तो बीमा कंपनी क्या करती है? एक तरह से प्रीमियम लेके, कुछ पैसा लेके आपके जोखिम को अपने ऊपर ले लेती है।
ठीक है ना। तो यही काम ये विदेशी व्यापार में भी करती है। तो आपका जो आयातक के गोदाम से, जो निर्यातक के गोदाम से आयातक के गोदाम तक जो माल पहुंचना है, उसके जोखिम को उठाती है कौन? बीमा कंपनी। ये भी एक तरह की मध्यस्थ हो गई। अगला होता है व्यापार कमिश्नर। ये सरकारी अधिकारी होता है। तो ये सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं जो विदेशों में स्थित दूतावास में, ये कहाँ रहते हैं? ये दूतावास में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको माल एक्सपोर्ट करना है यूएसए में, ठीक है ना, तो आप अमेरिका में अगर माल बेचना चाह रहे हो तो यूएसए में जो हमारी कॉन्सुलेट होगी, जो हमारा दूतावास होगा, वहाँ पर जो व्यापार कमिश्नर बैठा होगा, एक जो नियुक्त होगा सरकार के, भारत सरकार का एक व्यापार कमिश्नर होगा वहाँ बैठा हुआ, वो आपके हितों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी कंपनी के साथ डील करने में यूएसए की, तो वो आपका पक्ष वहाँ पर रखेगा, ठीक है ना, आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये देश के व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यापार से संबंधित सूचना एकत्रित कर व्यापारियों को देते हैं। ये भी बताते हैं, ये इस तरह का काम भी करते हैं कि किस चीज़ की डिमांड यूएसए में है, किस चीज़ का हमको प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि हम उसका एक्सपोर्ट करके फ़ायदा कमा पाएँ, विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाएँ। ऐसे ही होते हैं व्यापार प्रतिनिधि। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये एक्सपोर्टर्स के लिए होते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से वो अपने जो एक्सपोर्ट का काम है उसको अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो माल निर्यातक भेजते हैं विदेशों में, उसके मूल्य की वसूली में भी सहायता देते हैं और साथ साथ बहुत सारी कानूनी सलाह भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कानून की सलाह की भी आवश्यकता पड़ती है। जब आप माल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको दूसरी तरीके से चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको विदेशों से डील करना है तो उनके यहाँ का जो कानून है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जो जहाज़ से संबंधित जो आपका माल जा रहा है, बीमा है, उससे संबंधित भी कानून होते हैं। तो ये व्यापार प्रतिनिधि आपको कई प्रकार की सहायता करते हैं, ठीक है ना। आपको इन शॉर्ट अभी इतना ही समझने की आवश्यकता है। अब है निर्यातक और आयातक के लिए आवश्यक अपेक्षाएं। अब कुछ जो कंडीशंस हैं वो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए होती हैं कि उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए आप कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ कानूनी प्रलेख लेने होंगे, कुछ कानूनी कागज़, कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त करने होंगे, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने होंगे। कौन कौन से? पहले या तो आपको एक सबसे पहले लेना पड़ेगा आयात निर्यात कोड, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड संख्या, आईईसी संख्या, ठीक है ना। ये क्या होती है? आयात निर्यात कोड संख्या को विदेशी व्यापार महानिदेशक देता है। जो भी फर्म आयात निर्यात व्यापार करना चाहती है उसे ये कोड संख्या ज़रूर लेनी होती है। अगर आप ये संख्या नहीं लेंगे तो इसके बिना आप आयात निर्यात संबंधित कोई भी दस्तावेज आगे नहीं भेज पाएंगे, ठीक है ना। ये ज़रूरी है आपको लेना। फिर है पंजीयन एवं सदस्यता प्रमाण पत्र, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इसको RCMC बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो जो अपनी जो आयात निर्यात नीति के अंतर्गत सरकार आयातक और निर्यातक को कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक है ना। सरकार उनको प्रमोट करती है, ख़ास तौर से किसको? निर्यातकों को, ठीक है ना। निर्यातकों को ज़्यादा प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने देश से माल बनाकर बाहर भेजेंगे तो आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वहीं उल्टा अगर आप आयात कर रहे हैं बाहर से सामान तो आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कुछ सुविधाएं जो सरकार है वो प्रदान करती है। इस सुविधा का लाभ अगर आपको लेना है तो उसको उठाने के लिए प्रत्येक फर्म के लिए संबंधित निर्यात प्रवर्तन काउंसिल, ठीक है ना, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वहाँ से आपको पंजीयन सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। नहीं तो अगर ये नहीं लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जिनकी स्थापना सरकार बहुत सारे वर्गों के उत्पादों के निर्यात प्रवर्तन एवं विकास के लिए करती है, निर्यात के प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, और डेवलपमेंट के लिए करती है। मैंने आपसे कहा ना कि निर्यात को सरकार बढ़ावा देती है। सरकार चाहती है कि उसके देश में माल बने और विदेशों में बेचा जाए ताकि सरकार को, देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि निर्यातक और आयातक के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। तो जो पहले नंबर की जो चीज़ थी आयात निर्यात कोड संख्या, ये तो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। चाहे आपको सुविधाएं लेनी हो चाहे ना लेनी हो, ये आपको हर हाल में लेना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो। भले ही आप जो दूसरी चीज़ है ये तो केवल सुविधाओं के लिए है, ये चीज़ मैंडेटरी है। पहले वाली आईईसी कोड जो है वो ज़रूरी है।
और जो पंजीयन और सदस्यता प्रमाण पत्र है ये वॉलंटरी है। अगर आपको सुविधा लेनी है, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना है, तो आपको ये लेना चाहिए RCMC सर्टिफिकेट भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे निर्यात व्यापार की प्रक्रिया की, मतलब किस प्रकार से निर्यात व्यापार किया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है निर्यात व्यापार में क्या होता है कि माल को हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं। जैसे हम ये दिखा रहे हैं, ये हरा रंग का तीर कि हम अब माल इंडिया से USA में भेज रहे हैं, ठीक है ना। अमेरिका में माल हम अपने देश से भेज रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अधिकतर जो माल भेजा जाता है वो समुद्री रास्ते से भेजा जाता है, ठीक है ना। समुद्र के रास्ते से अधिकतर माल भेजा जाता है। कई बार वो इस तरीके से भी जाता है, ठीक है ना, यहाँ से होते हुए भी जा सकता है। तो इसमें पहले आप बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले आपको पहले मैंने बताया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, IEC कोड लेना पड़ता है, वो लेना ज़रूरी है। मतलब आपको परमिशन होनी चाहिए कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, यानी कि निर्यात की, तो आपको निर्यातक वाला जो कोड है वो लेना पड़ेगा। फिर आपको माल बनाना पड़ेगा, फिर माल बन जाएगा तो उसको बंदरगाह तक भेजना पड़ेगा। बंदरगाह पे आपके एजेंट होंगे, वो उसको लदवाएंगे। फिर लदवाने के बाद वो जहाज़ लेके आगे जाएगी, जो जहाज़ रानी कंपनी है, ठीक है ना, जो जहाज़ वाली कंपनी है वो लेके जाएगी उसको। फिर वहाँ दूसरे मतलब आपके देश के पोर्ट से वो माल दूसरे देश के पोर्ट तक पहुँचेगा, बंदरगाह तक पहुँचेगा। वहाँ पर वो माल छुड़ाने वाला आपका एक एजेंट होगा, वहाँ पे माल उतरवाएगा, जो आयातक है वो माल उतरवाएगा। हो सकता है यहाँ पर भी माल की टेस्टिंग हो, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो आपका माल चेक करे कि माल किस क्वालिटी का है। ऐसे ही जहाँ पे आप भेज रहे हो उस देश में भी उसकी क्वालिटी चेकिंग होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर जब वो क्वालिटी पास हो जाएगा तो फिर माल वहाँ उतरेगा, माल उतर जाएगा। उसके बाद फिर माल उतरने के बाद फिर वो जो कंपनी है वो आपको, जिसने आपका माल मंगाया था, वो आपको पेमेंट कर देगी, ठीक है ना। तो एक बहुत लंबी सी प्रोसेस है, इसको एक एक करके इसका स्टेप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है पूछताछ का पत्र प्राप्त करना और भाव दर पत्र यानी कि कोटेशन भेजना। तो सबसे पहले क्या करता है, आयातक जो होता है वो विभिन्न निर्यातकों को पूछताछ संबंधी पत्र भेजता है। अभी हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम एक एक्सपोर्ट हाउस हैं। तो जो इंपोर्टर है, जो दूसरे देश में विदेश में बैठा हुआ है, वो हमारे पास पूछताछ संबंधी पत्र भेजेगा कि मुझे इस माल की रिक्वायरमेंट है, क्या आप ये माल दे सकते हो। हम उसको कहेंगे हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जो निर्यातक है वो उसको जवाब देगा। पूछताछ के उत्तर में निर्यातक उसको लिखित पत्र भेजेगा और उसको बताएगा हाँ भाई हमारे पास माल अवेलेबल है और ये उसका रेट होगा। उसका कोटेशन उसको भेज देगा एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर को भेज देगा। फिर इसके पश्चात फिर वो मांग पत्र यानी कि इंडेंट या फिर निर्यात आदेश प्राप्त करेगा। तो आयातक यदि शर्तों को स्वीकार कर लेता है, जो हमने उसको बताया कि हमारे पास माल है, ये उसका रेट है, ये उसकी क्वालिटी है, अगर उसको स्वीकार है आयातक को, तो माल के निर्यात के लिए वो आदेश देगा, वो ऑर्डर करेगा, ठीक है भाई हमारे को आप इतना क्वांटिटी दे दीजिए, जिसे आप मांग पत्र या फिर इंडेंट कहते हैं, ठीक है ना। उसको मांग पत्र यानी कि डिमांड ऑर्डर या फिर इंडेंट कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी बात तो हो गई है उससे जिसको हमको माल बेचना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई वो कंपनी कैसी है, कंपनी के पास पैसा है भी या नहीं है चुकाने के लिए। तो हम उसकी साख संबंधी पूछताछ करेंगे, उसके क्रेडिट रिलेटेड इंक्वायरी हम करेंगे। तो एक्सपोर्टर को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जो निर्यातक है उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भुगतान में चूक का जोखिम तो नहीं है। कहीं हम उसको माल भेज दें, माल छुड़ाने के बाद वो हमको पैसा दे ही ना, ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जोखिम है, तो उसे आयातक की साख की जांच कर लेनी चाहिए। इसके लिए वो आयातक से साख पत्र यानी जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, जो कि बैंक जारी करता है, बैंक गारंटी, बैंक एक गारंटी भी देता है कई बार, और या फिर कोई दूसरे प्रकार की गारंटी है वो मांग सकता है। तो निर्यातक ये पूरा कंफर्म कर ले कि वो जिससे डील कर रहा है वो ठीक आदमी है या नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें इंश्योर करना उसका काम है। इसके पश्चात है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। हालांकि ये आप अगर रखना चाहो तो पहले भी रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ को वहाँ बाहर बेचना है, विदेश में भेजना है, तो आपको निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके लिए प्रत्येक देश की अपनी एक आयात नीति होती है और एक निर्यात नीति भी होती है, ठीक है ना। भारत में निर्यातकों को कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और संबंधित अधिकारी को निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। अगर अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो वो निर्यात लाइसेंस दे देता है। अभी हमने बात की थी IEC नंबर मिलता है, RCMC नंबर मिलता है, ऐसे ही ECGC का भी एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको कि निर्यात साख और गारंटी निगम कहते हैं, ठीक है ना।
तो अगर ECGC का आप सर्टिफिकेट ले लेते हो, उससे अगर भुगतान आपको नहीं प्राप्त होने की स्थिति में आपको जोखिम से संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है ना, एक तरह से वो बीमा टाइप का होता है ECGC जो होता है। ठीक है ना, निर्यात साख और गारंटी निगम उसको बोलते हैं। तो निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना भी उसका एक काम है। इसके पश्चात ही आप एक्सपोर्टर के रूप में माल बाहर भेज पाओगे। फिर है माल का उत्पादन और प्राप्ति। आपने जो ऑर्डर है, इंडेंट है, वो भी ले लिया है। आपने साख संबंधी पूछताछ भी कर ली है अपना काउंटर पार्ट की, जिसको विदेश में आपको माल भेजना है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, माल का उत्पादन करोगे। ठीक है ना, निर्यातक या तो माल का उत्पादन करेगा या फिर उसको बाज़ार से ख़रीदेगा। हो सकता है बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउस ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर जो लोकल से माल ख़रीदते हैं और फिर उसको विदेश भेजते हैं। ठीक है ना, तो माल जो है वो इंडेंट में दिए गए निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता, क्वालिटी उसकी सही होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए और मूल्य उसका ठीक, जो जिस मूल्य है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। जो इंडेंट में जो आपने उसके साथ तय किया है अपने विदेशी जो विदेशी साथी है जिसको कि आपको माल भेजना है, उसके साथ जो तय किया है उसके हिसाब से आपको मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य आदि तय कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। फिर जब माल का उत्पादन हो गया या फिर आपने माल कहीं से प्राप्ति कर ली, तो उसके पश्चात आप क्या करोगे, अब लदान से पूर्व निरीक्षण होता है। ठीक है ना, तो जिस देश में भी माल का निर्यात किया जा रहा है, हमारे देश से जिस देश को भी हम निर्यात कर रहे हैं, वह सही गुणवत्ता वाला होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सही माल विदेशों में भेजें ताकि हमारे देश की साख खराब ना हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जहाज़ में माल के लदान से पहले कुछ अधिकृत एजेंसियों द्वारा उस माल का निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। तो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की अप्रूव्ड, जिनसे कि आपको उस माल को निरीक्षण कराना पड़ता है, आपको उसको इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि सारे माल को देखेगा, वो कुछ माल का एक सैंपल लेगा, उसको चेक करेगा। अगर माल ठीक है तभी आप माल को लदान कर पाओगे, माल को लाद पाओगे। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या है, जब आपका माल का लदान की आप अप्रूवल लोगे, उसके पश्चात क्या होगा, उत्पादन शुल्क अधिकारियों से निकासी अनुमति। ठीक है ना, तो भारत में जो निर्मित वस्तुएं होती हैं, जिस माल का निर्यात किया जा रहा है, उसके संबंध में उत्पादन शुल्क का प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है कि भारत ने कई मामलों में उत्पाद शुल्क माफ़ भी कर दिया है, उत्पादन शुल्क माफ़ किया है यदि उस माल का उत्पादन केवल निर्यात के लिए किया गया हो। अगर आपकी कंपनी है और वो केवल निर्यात के लिए उत्पादन कर रही है, तो कई बार उसका उत्पादन शुल्क आपको माफ़ भी कर देती है गवर्नमेंट। ठीक है ना, अगर माफ़ नहीं किया है आपकी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का, तो आपको फिर उस केस में उत्पादन शुल्क का प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसके पश्चात है माल का पैकिंग और चिन्हांकन। ठीक है ना, आपने माल खरीद लिया है, अब आप उसकी क्या करोगे, पैकिंग भी ज़रूरी होती है। तो माल का पैकिंग इंडेंट में जो आपके साथ जो आपके कंडीशंस तय हुई थी, जो निर्देश थे, उसमें लिखित निर्देश थे, उसके अनुसार ये होना चाहिए। यदि पैकिंग इंडेंट में लिखित निर्देशों के अनुसार नहीं की है तथा इससे कोई हानि होती है, तो निर्यातक को इसे वहन करना होगा। ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई हानि हो जाती है, तो उस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा, एक्सपोर्टर जिम्मेदार होगा। इसके पश्चात है माल लदान करने वाले, जो माल को लदान करने वाला है, उसके एजेंट की नियुक्ति, जो आपके बिहाफ पर माल को बंदरगाह में जहाज़ पे लदवाएगा। यदि माल का कहीं संग्रहण किया गया है, कहीं माल आपने स्टोर कर रखा है, तो निर्यातक माल लदाने वाले एजेंट की नियुक्ति कर सकता है, जो कि माल को भेजने से पहले निर्यातक की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा। ये जितनी औपचारिकताएं थी ना, कि उत्पाद शुल्क देना, निर्यात का और उसको लदान से पूर्व उसका इंस्पेक्शन करवाना, ये सब काम आपकी तरफ से कौन करेगा। अगर आपके पास कहीं आप उसको स्टोर कर रहा है अपने सामान को, आपके पास लोग नहीं हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो आप एजेंट नियुक्त कर सकते हो, एजेंट आप अपॉइंट कर सकते हो। एजेंट क्या करेगा, एजेंट तो आपकी बिहाफ पे काम करेगा, उसके लिए आपसे कमीशन लेगा। इसके पश्चात आता है माल को रेल अथवा सड़क मार्ग से भेजना। निर्यातक माल को रेल अथवा ट्रकों से बंदरगाह को भेजता है। ठीक है ना, अब ये बात है कि हम बंदरगाह तक माल कैसे पहुंचाते हैं। वो रेल से भी पहुंचा सकता है, वो सड़क मार्ग से भी पहुंचा सकता है। अधिकतर जो माल होता है वो रेल के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि रेल लंबी दूरी के ट्रैवल के लिए सबसे सस्ता साधन होता है। ये हमने पहले बात की थी। ठीक है ना, तो वो माल लदाने वाले एजेंट को अन्य निर्देशों के साथ रेलवे की रसीद, जो उसने माल लोड किया होगा वहाँ की रसीद, या फिर माल प्राप्ति रसीद यानी कि GR भेजता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये एक अगला स्टेप है। फिर है जो माल लदाने वाले एजेंट की हमने बात की थी, जो हमने अपॉइंट किया है, वो क्या क्या काम करता है, उसके अगर काम की बात करें
ठीक है ना, क्योंकि वो भी कई सारे काम करता है, उसको वो हमारे बिहाफ पर पूरा माल जो है वो वहाँ लदवाने वाला है। तो सबसे पहले वो प्राप्त करता है कस्टम परमिट, ठीक है ना। कस्टम एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। कस्टम परमिट प्राप्त करने के लिए एजेंट जो होता है उसको कस्टम का जो ऑफिस होता है वहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें वो सारी डिटेल लिखता है कि कहाँ माल भेज रहा है, किसको माल भेज रहा है, माल भेज किस जगह जाएगा, माल अगर सीमा शुल्क से मुक्त है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी लगती है कई बार, ठीक है ना, सीमा शुल्क बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर आप माल बाहर विदेश भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अगर कस्टम ड्यूटी अगर नहीं देनी है तो आपको परमिट तुरंत मिल जाएगा, नहीं अगर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है तो आपको और कार्रवाइयाँ पूरी करनी पड़ती हैं। फिर है जहाजी आदेश प्राप्त करना। एजेंट जो है वो माल के लदान के लिए, हमने माल लदाने वाला एजेंट है, तो माल को लदान करने के लिए जहाज़ में पर्याप्त स्थान आपको सुरक्षित करना पड़ता है। जो जहाज़ है उस जहाज़ की कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा कि मेरे 100 कंटेनर है मान लीजिए आ रहे हैं, तो उसके लिए जगह उस जहाज़ में है या नहीं, तो वो 100 कंटेनर की जगह उसको आपके लिए लेनी पड़ेगी। इसके लिए वो जहाजी कंपनी से एक एग्रीमेंट करता है और उससे माल को जहाज़ में लदाने से संबंधित जहाजी आदेश पत्र प्राप्त करता है, ठीक है ना। एक आदेश पत्र मिलता है, ये गारंटी होती है कि आपका माल अब जहाज़ में लदने के लिए तैयार है। आप इस आदेश पत्र को दिखा के माल जहाज़ में लाद सकते हो। अगला है जहाजी बिल भरना तथा निर्यात शुल्क का भुगतान करना। एजेंट को जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरनी होती हैं और उनको कस्टम अधिकारियों को देना होता है। इस बिल में जो आप सूचना देते हो उसके आधार पर कस्टम अधिकारियों द्वारा जो निर्यात शुल्क है, ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। फिर एजेंट जो होते हैं वो निर्यात शुल्क का भुगतान करके जहाजी बिल की मूल प्रति तथा तीसरी प्रति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आगे काम आती है। उसके पश्चात है बंदरगाही कर का। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने निर्यात शुल्क की बात करी, उससे पहले हमने कस्टम की बात करी, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बंदरगाही कर की बात कर रहे हैं। हमने बताया नहीं, वो जगह जहाँ पर कि माल लगता है जहाज़ में उसको बंदरगाह बोलते हैं, तो वो बंदरगाह भी अपना कुछ टैक्स लेता है। तो एजेंट माल को गोदी तक, जहाँ वो जगह जहाँ पर कि माल को लदान करना है जहाज़ पर, वहाँ की व्यवस्था करता है। गोदी अधिकारियों को वो गोदी चालान की 2 प्रतियां भरकर उनके साथ जहाजी आदेश पत्र तथा जहाजी बिल की एक कॉपी देगा, जो उसने जहाजी आदेश पत्र लिया है, जहाजी बिल बनवाया है। गोदी व्यय का भुगतान कर देने पर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर युक्त चालान की द्वितीय प्रति एजेंट को मिल जाती है। तो जब एक बार बंदरगाह के अधिकारी अपना शुल्क ले लेते हैं, उसके पश्चात वो उसको अब एक कॉपी साइन करके चालान की दे देते हैं, किसको, एजेंट को, ठीक है ना। इसके पश्चात आता है माल के लदान से पूर्व कस्टम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, ठीक है ना। तो जैसे ही जहाज़ बंदरगाह पर आकर खड़ा होता है, जो कस्टम अधिकारी हैं, गोदी अधिकारी हैं, जो बंदरगाह के अधिकारी हैं वो अलग होते हैं, कस्टम अधिकारी अलग होते हैं। तो बंदरगाह के अधिकारी इसमें माल लदवाना शुरू कर देते हैं। माल के लदान से पहले कस्टम अधिकारी जांचते हैं उसको, ये तय करते हैं कि कोई माल ऐसा तो नहीं है जिसका कि पूरा शुल्क नहीं दिया गया है, जितना इन्होंने पहले हमको बिल दिखाया था उसी हिसाब से माल है या नहीं है, ठीक है ना। जहाज़ पर जहाज़ का कप्तान या उसका सहायक जो मेट कहलाता है, वो जहाजी बिल को देखकर ही माल का लदान करता है। अगली आती है मेट रसीद। जब माल लदान हो जाता है उसके पश्चात जहाज़ का कप्तान या फिर उसका जो सहायक है, जिसको मेट बोलते हैं, उसको वो जो है मेट की रसीद उसको कहते हैं, जो वो रसीद है वो मिल जाती है एजेंट को। इस रसीद में माल की मात्रा, पैकेजों की संख्या और पैकिंग की दशा का विवरण होता है कि किस प्रकार का माल है, किस स्थिति में है, ठीक है ना। फिर आती है जहाजी बिल टीम। अब क्या करता है एजेंट, जो मेट की रसीद उसको मिली है उसको जहाजी कंपनी के कार्यालय में दे देता है और उसको बदले में एक दस्तावेज मिलता है जिसे जहाजी बिल्टी कहते हैं। ये जो बिल्टी है वो 3 प्रतियों में वो माल का विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, माल पहुंचने के स्थान का नाम, लदान की तिथि, स्थान, माल की सुपुर्दगी पाने वाले व्यक्ति का नाम और पता और जहाज़ का नाम इसमें भरता है। और अगर भाड़ा चुका दिया गया है तो बिल्टी पर लिख दिया जाता है कि भाई भाड़े का भुगतान हो चुका है। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाड़ा दूसरी पार्टी दे, तो उसमें लिख दिया जाएगा भाड़ा देना है, ठीक है ना। तो भाड़ा जिस बंदरगाह को माल जा रहा है वहाँ उसका भुगतान कर देगी दूसरी पार्टी। अगर आपका उस दूसरी पार्टी से ये समझौता हुआ है कि भाई इसका जो माल का जो खर्चा है भेजने का वो देगी पार्टी, तो फिर वो भी दे सकती है, ठीक है ना। वो भी एक प्रोविज़न है। अगला है माल का बीमा। माल का बीमा भी एजेंट करा देता है। समुद्री जोखिमों से सुरक्षा के लिए माल का बीमा करा लेना आवश्यक होता है। कई बार हमने पहले बात की थी, ऐसे बहुत सारे जोखिम होते हैं कि माल आपका जा रहा है समुद्र में और जहाज़ डूब गया, ठीक है ना, या जाते जाते माल ख़राब हो गया, ठीक है ना।
तो जो निर्यातक है उसके द्वारा इंटेंट में जो उसको शुरू में मिला था, आयातक से जो इंटेंट मिला था उसको जो उसमें जो डायरेक्शंस लिखे थे, उसमें जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार बीमा कराया जाना चाहिए। अगर कोई निर्देश नहीं है तो जो एक्सपोर्टर है वो अपनी सूझबूझ से बीमा करा सकता है। बीमा पॉलिसी जहाजी बिल्टी और अन्य दस्तावेज जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आयातक को भेज दी जाती है ताकि वो अगर कुछ होता है तो बीमा का क्लेम कर सके। अगला है निर्यातक को सूचना। जब वो सारे काम कर देता है, एजेंट अब माल भेजे जाने तथा उससे संबंधित अन्य बातों की सूचना निर्यातक को दे देता है। वो अपने खर्चे तथा पारिश्रमिक के बिल के साथ जो उसने काम किया है उसका बिल भी वो रेज करता है, ठीक है ना। उसके साथ जहाजी बिल्टी, बीमा पॉलिसी, जहाजी बिल, ये सारे दस्तावेज किसको दे देता है? निर्यातक को दे देता है, ठीक है। इसके पश्चात आती है बात विदेशी बीजक और कंसुलर बीजक तैयार करने की, ठीक है ना। तो माल लदाने वाला जो एजेंट है उससे सूचना प्राप्त हो जाती है कि माल हमारा लद गया है, जा रहा है, जहाजी बिल्टी मिल चुकी है। तो उससे सूचना प्राप्त होने के पश्चात निर्यातक निर्यात बीजक तैयार करता है, अपना बिल तैयार करता है पैसे का, जिसे विदेशी बीजक कहते हैं। कुछ देशों की आयात नीति के अंतर्गत कंसुलर का बीजक मांगा जाता है, जो हमारे कंसुलेट हैं, ठीक है ना, जो हमारे दूतावास होते हैं वहाँ से बीजक मांगते हैं वो, जिससे कि माल पहुँचने पर बंदरगाह पर उसकी सरलता से निकासी की जा सके। यदि आयातक इसे मांगता है तो निर्यातक को इसकी व्यवस्था करनी होती है, ठीक है ना। अगर मांगता है तो, कई बार नहीं भी मांगता है, अगर नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सबसे लास्ट, अब हमने माल भी बेच दिया, हमने बीजक भी बेच दिया, अब हमारे पास क्या बचा है चीज़? सबसे लास्ट स्टेप है भुगतान प्राप्त करना, ठीक है ना। तो निर्यातक द्वारा आयातक से भुगतान प्राप्त करने की दो पद्धतियाँ, वैकल्पिक पद्धतियाँ प्रचलन में हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड है साख पत्र का। आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक के पक्ष में जारी किए गए साख पत्र के आधार पर, ठीक है ना, निर्यातक तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, निर्यातक एक बिल लिखता है जिसमें वो आयातक की ओर से जिस बैंक ने वो साख पत्र जारी किया है उसकी अपने देश में स्थित स्थानीय शाखा से भुगतान प्राप्त कर सके, ठीक है ना। एक तो तरीका साख पत्र वाला हो गया, क्रेडिट लेटर वाला हो गया, और एक होता है बंधक पत्र, ठीक है ना। अगर निर्यातक तुरंत भुगतान चाहता है तो वो आयातक द्वारा स्वीकृत बिल को बैंक से भुना लेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है उसको, मतलब जो बिल उसने भेजा निर्यातक ने आयातक को, जिसने माल बेचा है, ठीक है ना, तो आयातक ने उस बिल को अप्रूव कर दिया, ठीक है ना, स्वीकृत कर दिया कि हाँ ठीक है ये बिल आपका सही है। तो इस बिल को वो बैंक में जमा करता है, उस बिल को, और उस बिल को बैंक में जमा करने के बाद बैंक के नाम एक पत्र लिखता है जिसके साथ वो आयातकर्ता द्वारा स्वीकृत बिल को देता है। इस बंधक पत्र में वह बैंक को ये अधिकार देता है कि वो जो पैसा है आयातक जब माल का भुगतान करेगा, ठीक है ना, अगर बिल का भुगतान नहीं देता है तो वो माल को बेचकर निर्यातक को अग्रिम भुगतान की गई राशि को वसूल कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे हमने पहले बात की थी कि बैंकों में आप अपना बिल दे दो, ठीक है ना, और वहाँ से पैसा ले सकते हो अगर आपको बहुत पैसे की आवश्यकता है, उसमें बैंक कुछ कमीशन काट के आपको भुगतान कर देते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से निर्यात व्यापार की प्रक्रिया की जाती है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो विदेशी व्यापार है इसमें किस प्रकार के मध्यस्थ काम करते हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आयातक और निर्यातक को लेनी चाहिए, जैसे कि IEC कोड लेना चाहिए, RCMC सर्टिफिकेट लेना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में करी हैं। अगले वीडियो में हम आयात व्यापार की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर माल विदेशों से मंगाते हैं तो उसमें हमको क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तब तक आप लोग चाहें तो हमारे को इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध वो रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।